हेलो स्टूडेंट्स, तो क्लास 9 में चैप्टर नंबर 2 एनसीईआरटी एग्जाम्पलर से साइंस का इज मैटर अराउंड अस प्योर। ध्यान रखें, एनसीईआरटी एग्जाम्पलर से हम लोग सॉल्व कर रहे थे, एनसीईआरटी से नहीं, एनसीईआरटी एग्जाम्पलर से हम लोग सॉल्व कर रहे थे। और लास्ट वीडियो में बच्चों हमने क्वेश्चन नंबर 8 तक फिनिश कर लिया था। ओके, तो सर ये वीडियोज़ मुझे कहाँ मिलेंगे? इस वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 9 से स्टार्ट करेंगे। तो सर ये वीडियोज़ मुझे कहाँ मिलेंगे? जाइए बच्चों, कॉमेंट सेक्शन में कॉमेंट पिन किया हुआ है, तो उस पिन कॉमेंट में रीड मोर पे आप क्लिक करिए, ठीक है। तो आपको सभी चैप्टर्स के लिंक भी मिल जाएंगे। मतलब अगर अभी तक आपने ये चैप्टर नहीं पढ़ा है, इज मैटर अराउंड अस प्योर, आपको नहीं समझ में आया है, कंफ्यूजन है, तो ऊपर आपको इज मैटर अराउंड अस प्योर का लिंक मिल जाएगा, वहाँ मैंने पढ़ाया हुआ है। और नीचे आपको लिंक मिलेगा इज मैटर अराउंड अस प्योर एनसीईआरटी एग्जाम्पलर, वहाँ पे आप क्लिक करोगे तो पूरा प्लेलिस्ट आपके मोबाइल में पार्ट 1 पार्ट 2 ऐसे खुल के आ जाएगा। तो इसके पहले के क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे। ये नए बच्चों के लिए मैंने बताया बच्चों, और पुराने बच्चों को तो पता ही है कि आज से हमको स्टार्ट करना है क्वेश्चन नंबर 9, ठीक है। और मैं बार बार कहता हूँ अपने वीडियो में, मैं फिर से बोल रहा हूँ कि आपको शॉर्ट में चैप्टर नहीं पढ़ना है। ऐसा नहीं कि इस मैटर अराउंड अस प्योर उठाया और 1 घंटे में निपटा दिया यूट्यूब से, 1 घंटे में करें इस मैटर अराउंड अस प्योर। इम्पॉसिबल है, आपके कॉन्सेप्ट नहीं क्लियर होंगे और एनसीईआरटी एग्जाम्पलर के क्वेश्चन आपसे क्वालिटी क्वेश्चन होते हैं वो नहीं बनेंगे। तो अच्छी तरीके से चैप्टर को पढ़ना है। नीचे लिंक दिया हुआ है, वहाँ पे आपको 20 to 21 लेक्चर्स मिलेंगे। इसके अलावा फिजिक्स और मैथ्स के भी लेक्चर्स आपको वहाँ पे मिल जाएंगे। आप इजीली अपने कोर्स को घर पे बैठ के आराम से कर सकते हैं। ओके, तो आइए स्टार्ट करते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 9। ये जो क्वेश्चन नंबर 9 है बच्चों, ये क्वेश्चन नंबर 9 क्वेश्चन नंबर 8 के ही सिमिलर है जो हमने कल किया था। क्या कह रहा है? 2 केमिकल स्पीशीज एक्स एंड वाई कंबाइन टुगेदर टू फॉर्म अ प्रोडक्ट पी। तो 2 केमिकल स्पीशीज हैं आपके पास, एक्स एंड वाई। तो देखो ये एक्स और वाई ये कंबाइन होकर प्रोडक्ट पी बनाते हैं। तो रिएक्शन लिखी हुई है, एक्स ने वाई के साथ कंबाइन किया, एक्स प्लस वाई गिव्स व्हाट? पी। इसका मतलब एक्स और वाई कंबाइंड होके आपको प्रोडक्ट पी देते हैं। कह रहा है कि विच कंटेन्स बोथ एक्स एंड वाई। मतलब ये जो पी बनता है ना, ये दोनों ही स्पीशीज को अपने अंदर कंटेन रखता है, अपने अंदर कंटेन करता है, अपने अंदर रखता है एक्स और वाई को। बोलेंगे सर मुझे तो नहीं दिख रहा है, तो आप बस वही कल वाला एग्जांपल ले लीजिए। देखिए कल हमने आपको दिखाया था कि H2 प्लस O2 गिव्स व्हाट? गिव्स H2O। ओके, तो ये हमने आपको कल दिखाया था। तो यहाँ पर आप देखिए ये जो प्रोडक्ट बना हुआ है, इस प्रोडक्ट की अपनी नई प्रॉपर्टीज तो होती हैं, लेकिन इसमें चेक करो हाइड्रोजन भी कंटेन है और ऑक्सीजन भी। तो इस तरीके से ये एक्स और वाई इस प्रोडक्ट पी में कंटेन है। बच्चों मुझे फॉर्मूला नहीं दिख रहा है, फॉर्मूला देखने की जरूरत क्या है, वो बोल रहा है तो आप मान लीजिए कि प्रोडक्ट पी है, उसमें एक्स और वाई कंटेन है, मतलब एक्स और वाई की हेल्प से ही पी बना हुआ है। बात समझ में? अब देखिए क्या कह रहा है? कह रहा है कि एक्स एंड वाई कैन नॉट बी ब्रोकन डाउन इनटू सिंपलर सब्सटेंसेस। ध्यान से चेक करिए, एक्स और वाई को आप सिंपलर सब्सटेंसेस में ब्रेक नहीं कर सकते, ठीक है। अच्छा एक बात बताओ, यहाँ पर ध्यान से चेक करिए, ये हाइड्रोजन है और ये ऑक्सीजन है। आगे पढ़ लेते हैं, पहले आगे पढ़ लेते हैं। कह रहा है एक्स एंड वाई कैन नॉट बी ब्रोकन डाउन इनटू सिंपलर सब्सटेंसेस बाय सिंपल केमिकल रिएक्शंस। कह रहा है किसी भी सिंपल केमिकल रिएक्शन से आप ये जो सब्सटेंस एक्स और वाई हैं, इसको आप सिंपलर सब्सटेंसेस में ब्रेक नहीं कर पाएंगे। देखिए इसका क्या मतलब बच्चों? इसका मतलब ये है कि जैसे कि यहाँ पे हाइड्रोजन और ऑक्सीजन है, कोई भी ऐसा केमिकल रिएक्शन नहीं कि आप हाइड्रोजन को ब्रेक करके कुछ और बना दो। हाँ, बन तो जाएगा, अब हाइड्रोजन का आयन भी यहाँ से बन जाएगा, तो लेकिन वो सब अलग चीज़ें हैं। उन्होंने बोला है कोई सिंपल रिएक्शन, किसी भी सिंपल रिएक्शन के द्वारा आप इसको सिंपलर सब्सटेंसेस में ब्रेक नहीं कर सकते, है ना। तो बात समझिए, देखिए बात समझिए ना, ये हाइड्रोजन है, अगर किसी सिलेंडर में हाइड्रोजन भरा हुआ है ना, तो ऐसा थोड़ी आएगा आप इसको कोई केमिकल रिएक्शन करा दोगे और हाइड्रोजन ब्रेक हो जाएगा और कुछ और बन जाएगा, ऐसा तो नहीं है। बात समझिए, मतलब जो हाइड्रोजन है वो हाइड्रोजन ही है। तो चेक करो ये एलिमेंटल फॉर्म में है, ये एलिमेंट है एक तरीके का, और ये भी क्या है? ऑक्सीजन भी क्या है? एलिमेंट है। तो इसको भी आप किसी भी केमिकल रिएक्शन से और किसी सिंपलर सब्सटेंस में ब्रेक नहीं कर सकते। तो वही बात यहाँ पे भी लागू होती है कि एक्स को भी आप किसी भी सिंपल केमिकल रिएक्शन से सिंपलर सब्सटेंस में नहीं ब्रेक कर सकते हो, और वाई को भी आप किसी भी सिंपल रिएक्शन से, सिंपल केमिकल रिएक्शन से सिंपलर सब्सटेंस में ब्रेक नहीं कर सकते। तो एक बात तो मुझे फटाफट समझ में आ जा रही है कि जब उन्होंने एक्स और वाई के बारे में ये इन्फॉर्मेशन दे दी, क्या कि एक्स एंड वाई कैन नॉट बी ब्रोकन डाउन इनटू सिंपलर सब्सटेंसेस बाय सिंपल केमिकल रिएक्शन, तुरंत मुझको समझ जाना चाहिए कि ये जो एक्स और वाई है ये पक्का क्या है? एलिमेंट्स हैं। बिकॉज आपको पता है कि एलिमेंट्स को आप सिंपलर सब्सटेंसेस में किसी केमिकल रिएक्शन से ब्रेक नहीं कर सकते हो। तो थोड़ा थोड़ा बच्चों मुझे पता चल रहा है, तो मैं नोट करता चलता हूँ यहाँ ब्लू मार्कर से, ठीक है, कि ये एक्स और वाई क्या है? मेरे एलिमेंट्स है। चलो थोड़ा तो कुछ तो पता चला, ठीक है, ये एलिमेंट्स होंगे हमारे। उसके बाद आगे पढ़ते हैं। कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग कंसर्निंग द स्पीशीज एक्स वाई एंड पी आर करेक्ट। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि नीचे हमने आपको कुछ स्टेटमेंट दिए हैं, कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है, किस बात को ध्यान में रखते हुए? तो जवाब है एक्स को, वाई को और पी को ध्यान में रखते हुए
आपको जवाब देना है कि नीचे 4 स्टेटमेंट 1 2 3 ये 4 स्टेटमेंट दिए, इसमें से इन 4 स्टेटमेंट में से कौन से करेक्ट हैं वो वाले आपको सेलेक्ट करके यहाँ पे जाके आपको टिक लगाना है। तो आइए ज़रा चेक करते हैं। पहला देखिए, P इज़ अ कंपाउंड। हाँ, P इज़ अ कंपाउंड, यस, ठीक है, बिकॉज कंपाउंड आपको पता है कि 2 या 2 से ज़्यादा एलिमेंट से मिलके बने होंगे, 2 एलिमेंट्स और मोर देन 2 एलिमेंट्स। जैसे कि यहाँ पे देखिए वाटर एक तरीके का कंपाउंड है और ये 2 या 2 से ज़्यादा एलिमेंट्स, मतलब यहाँ पे तो 2 एलिमेंट्स हैं, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के केमिकली कंबाइन होने से बना हुआ है, ठीक है ना। तो इस तरीके से P इज़ अ कंपाउंड, जैसे वाटर एक कंपाउंड है हाइड्रोजन ऑक्सीजन से, वैसे ही X और Y एलिमेंट के कंबाइन होने से एक प्रोडक्ट P बना हुआ है, तो P भी एक तरीके का क्या है, कंपाउंड ही तो है। तो ये बात तो मुझे सही लग रही, P इज़ अ कंपाउंड, यस, ये बात मुझे सही लग रही, इसको मैंने सेलेक्ट कर लिया। आगे पढ़ते हैं। कह रहा है कि X एंड Y आर कंपाउंड्स, X एंड Y आर कंपाउंड। बताइए जरा, क्या ये X और Y कंपाउंड्स हैं? नहीं, अभी तो बताया ना एलिमेंट्स ही हैं। देखो क्या ये हाइड्रोजन और ऑक्सीजन कंपाउंड्स है क्या? नहीं। तो इस तरीके से ये X और Y तो एलिमेंट्स हैं, इन्होंने क्या बोला, X एंड Y आर कंपाउंड्स। तो ये बात तो गलत हो गई, इस पर हमको क्रॉस करना चाहिए। ये सेकंड स्टेटमेंट क्या है, रॉन्ग है। हमें करेक्ट वाले चूज करने, ध्यान रखिएगा, इस बार क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िएगा। थर्ड वाला पढ़िए, कह रहा है X एंड Y आर एलिमेंट्स, यस, ये तो मैंने आपको बताया अभी। तो ये थर्ड वाला मुझे बिल्कुल सही लग रहा है। फोर्थ वाला देखिए, कह रहा है P हैज़ अ फिक्स कॉम्पोजिशन, P हैज़ अ फिक्स कॉम्पोजिशन, यस। कल ही मैंने आपको बताया था कि जब वाटर बनता है, ठीक है, तो लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन में आपको आगे बताया जाएगा, जब आप एटम एंड मॉलिक्यूल्स वाला चैप्टर पढ़ोगे तो लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशंस में आपको लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन पढ़ाया जाएगा। वहाँ पर आपको बताएगा हाइड्रोजन और ऑक्सीजन बाय मास 1:8 के रेशियो में कंबाइन होते हैं, ठीक है। तो यानी कि ये जो P है, ये जो P है, इसमें फिक्स कॉम्पोजिशन होगा किसका, एलिमेंट X और Y का। वो रेशियो कुछ भी हो, बाय मास 2:3 हो, 1:2, उसका कोई मतलब नहीं है, उससे में मतलब नहीं है। हमें इससे मतलब है कि उनका कॉम्पोजिशन क्या होता होगा, फिक्स होता होगा, ठीक है। तो P हैज़ अ फिक्स कॉम्पोजिशन, जवाब है यस। तो ये भी मुझे सही लग रहा है, यानी कि फर्स्ट, थर्ड और फोर्थ वाला करेक्ट है। तो जाके चेक करिए, फर्स्ट, थर्ड और फोर्थ वाला आपको कहीं पे मिल रहा है, डी, फर्स्ट, थर्ड और फोर्थ। तो डी पे हम डी ऑप्शन पे टिक लगा देंगे। कोई डाउट है बताइए, कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए, एंड क्वेश्चन नंबर 10 इज शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस, ओके। तो ये शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस बच्चों स्टार्ट हो गए हमारे। और क्वेश्चन नंबर 10 में टोटल 4 पार्ट्स हैं। पहले पार्ट ए लेते हैं, फिर पार्ट बी, फिर पार्ट सी, पार्ट डी। तो पार्ट ए देखिए, क्वेश्चन नंबर 10 देखिए, क्या रहा है, कह रहा है सजेस्ट सेपरेशन टेक्निक्स। देखिए आपने सेपरेशन टेक्निक्स पढ़ी हुई हैं क्लास में, और जिन बच्चों को मैं बार बार कह रहा हूँ कॉन्फिडेंस नहीं है, चैप्टर के कॉन्सेप्ट नहीं आपके क्लियर हैं, ऐसा नहीं कि इस चैप्टर में रटना है, इसमें कॉन्सेप्चुअल चैप्टर है, बहुत बढ़िया चैप्टर है, नीचे लिंक दिया हुआ है, चैप्टर को अच्छी तरीके से पढ़ लीजिए तो क्वेश्चंस बनेंगे बच्चों, ओके। तो सजेस्ट सेपरेशन टेक्निक्स 1 would need to employ the separate the following mixtures, ओके। तो आपको नीचे बच्चों कुछ मिक्सचर्स दिए होंगे और उन मिक्सचर्स को सेपरेट करने की टेक्निक का नाम आपको लिखना है। तो मैं फटाफट यहाँ पे आपको करवाता हूँ। देखिए पार्ट 1, मरकरी एंड वाटर, ठीक है। अब देखिए बच्चों, मरकरी एंड वाटर का क्या कॉन्सेप्ट है, वाटर तो लिक्विड होता है, ये तो सबको पता है, ठीक है। और मरकरी एक ऐसा मेटल है जो रूम टेम्परेचर पे लिक्विड फॉर्म में पाया जाता है, आपको पता होना चाहिए बात। मरकरी एक ऐसा मेटल है जो नॉर्मल रूम टेम्परेचर पे भी, मतलब जैसा भी ये रूम टेम्परेचर है, हम लोग नॉर्मली इतने ही टेम्परेचर जो होता है 25-27 डिग्री सेल्सियस पे भी वो लिक्विड के फॉर्म में होता है। तो मरकरी केवल एक ऐसा मेटल है जो लिक्विड के फॉर्म में होता है, ये आपको पता है। तो ध्यान से चेक करिए, ये वाटर भी क्या है, लिक्विड है, ठीक है, और मरकरी भी क्या है, लिक्विड है। और पता है दोनों कैसे लिक्विड है, देखिए दोनों लिक्विड की खासियत सुनिए, दोनों इमिसिबल लिक्विड है, मिसिबल नहीं है, इमिसिबल है। इमिसिबल लिक्विड क्या होते हैं, जो मिक्स नहीं होते हैं। अगर आप इनको मिक्स करने की कोशिश करोगे ना तो मरकरी भागेगा, दूर भागेगा, किससे, वाटर से। उसके बहुत सारे रीजंस हैं, आप क्लास 11th की फिजिक्स में वो आप पढ़ोगे, ठीक है। तो मरकरी और वाटर अच्छे से क्या मिक्स ही नहीं होते, वो बिल्कुल भी मिक्स नहीं होते हैं, ओके। इसी तरीके से देखिए, अगर आप मिल्क को वाटर में बच्चों मिक्स कर दें तो वो मिसिबल लिक्विड्स होंगे। वाटर और मिल्क मिसिबल लिक्विड्स हैं, लेकिन जैसे कैरोसिन ऑयल है और वाटर है वो इमिसिबल है। कैरोसिन ऑयल आपका वाटर में मिक्स नहीं होता है, ठीक है। इसी तरीके से आपका मरकरी वाटर में मिक्स नहीं होता है। अब जब 2 इमिसिबल लिक्विड्स आपके पास होते थे तो कौन सा मेथड हम लोग यूज करते थे, सेपरेटिंग फनल मेथड, याद है आपको, सेपरेटिंग फनल मेथड, ठीक है। तो सेपरेटिंग फनल मेथड में क्या होगा, देखिए बात समझिए, हमने जो क्लास में पढ़ा था वो हमने पढ़ा था कैरोसिन ऑयल और वाटर पढ़ा था। तो कैरोसिन ऑयल का डेंसिटी वाटर से कम होता है और वाटर का डेंसिटी कैरोसिन ऑयल से ज़्यादा होता है। तो वाटर हैवी होता है, किससे,
कैरोसिन ऑयल से। तो सेपरेटिंग फनल में हमने क्या किया, मिक्सचर डाल दिया, किसका, कैरोसिन ऑयल का और वाटर का। वाटर होता था नीचे और कैरोसिन होता था ऊपर। ये स्टॉप कॉक को हम धीरे से खोलते थे और सारा वाटर नीचे चला जाता था, फिर क्लोज कर देते थे। नीचे ये बीकर, मैंने यहीं पे बीकर बना दिया है इमिसिबल के नीचे ही, मैं सारी चीज़ें एक्सप्लेन करूंगा, मेरे पास जगह नहीं थी तो मैंने ऐसे ही यहीं पे बना दिया, ठीक है। तो बीकर में नीचे पानी आ जाता था, वाटर, और ऊपर आपको कैरोसिन ऑयल बचा रहता था। अब यही चीज़ अगर हम यहाँ पे अप्लाई करके देखें तो हमको सबसे पहले ये चेक करना होगा कि डेंसिटी किसकी ज़्यादा है। तो जवाब है बच्चों, डेंसिटी मरकरी की ज़्यादा होती है और वाटर की कम होती है। मैं आपको लिख देता हूँ यहाँ पर, आपको याद नहीं करना है बच्चों, लेकिन आपको समझाने के लिए मैं बता रहा हूँ। वाटर की जो डेंसिटी होती है वो होती है 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, ओके। और मरकरी की जो डेंसिटी होती है स्टूडेंट्स वो होती है अप्रॉक्स 13.6, ये एग्जैक्ट डेटा नहीं है, जितना मुझे याद है मैं बता दे रहा हूँ, 13.6 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। इसका मतलब आप समझते हो, मतलब अगर 1 सेंटीमीटर क्यूब वॉल्यूम ले हम तो उसमें वाटर का मास कितना मिलेगा आपको, 1 ग्राम, और 1 सेंटीमीटर क्यूब यानी कि सेम वॉल्यूम में ही आपको मरकरी का कितना मास मिलेगा, 13.6 ग्राम। तो कौन सा भारी होगा, कौन सा हैवी होगा बताइए, मरकरी हैवी होगा। फॉर अ गिवन पर यूनिट वॉल्यूम मरकरी इज हैवियर देन वाटर, ओके। तो डेंसिटी बताइए किसका ज़्यादा हो गया, मरकरी का। तो अब हमने क्या किया, हमको मिक्सचर दिया हुआ है किसका, वाटर और मरकरी का। तो वाटर और मरकरी का मिक्सचर लिया हमने और ये सेपरेटिंग फनल में डाला हमने, ठीक है। डालने के बाद इसको हमने थोड़ी देर के लिए छोड़ दिया। यहाँ स्टॉप कॉर्क लगा हुआ है, ध्यान से चेक करिए। ऊपर हमने लिखा है ये ब्लू कलर से लाइटर लिक्विड और ब्रैकेट में वाटर लिख दिया। लाइटर मतलब जो हल्का लिक्विड है वो ऊपर आ जाएगा, ठीक। और यहाँ पर हमने ब्लैक मार्कर से लिखा है हैवियर लिक्विड, ब्रैकेट में मरकरी लिखा है, जो भारी लिक्विड है वो नीचे आ जाता है, ठीक है। फिर ये स्टॉप कॉर्क को हम खोलेंगे धीरे से और ये हैवियर लिक्विड धीरे 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 नीचे गिरेगा। और नीचे हमने बीकर रखा हुआ है, तो इस बीकर में हैवियर लिक्विड यानी कि मरकरी आ जाएगा आपके पास। मरकरी का फॉर्मूला होता है Hg, H और स्मॉल g, इसको हम मरकरी बोलते हैं केमिस्ट्री में, सिंबल है मरकरी के एटम का, ओके। तो हमने यहाँ आपको इंग्लिश में लिखना है MERCURY, मरकरी लिख दीजिएगा आप, मैंने यहाँ सिंबल बना दिया। तो मरकरी आपको नीचे मिल जाएगा। देखिए मरकरी चमकता भी है, शाइनी नेचर का होता है। तो आपको जब यहाँ से स्टॉप कॉक आप खोलोगे तो आपको क्लियरली दिखेगा जब तक मरकरी नीचे नहीं आ जाता है ना। और फिर जब ये बाउंड्री पे पहुंच जाए यहाँ पर, मतलब जब पानी आने लगे तो थोड़ा सा और खोल के नीचे गिरा देना, ताकि जो एक लेयर था जहाँ पे दोनों मिल रहे थे वो बिल्कुल से नीचे गिर जाए, बीकर के बाहर, बीकर हटा देना वहाँ से, तो आपको प्योर वाटर ऊपर मिल जाए और प्योर मरकरी नीचे मिल जाए। तो इस तरीके से आप कर सकते हो कि नहीं कर सकते हो। अब एग्जाम में क्या लिखेंगे, ये तो बातें आपको समझ में आ गई। एग्जाम में हम लोग बच्चों लिखेंगे क्या, पहले हम लिखेंगे कि यूजिंग सेपरेटिंग फनल, और फिर रीज़न लिखेंगे, क्योंकि देखिए टेक्निक आप यूज़ कर रहे हो, ठीक है, तो उस टेक्निक का आप रीज़न भी लिखिए। तो रीज़न क्या है बच्चों, मरकरी एंड वाटर आर इमिसिबल लिक्विड, IMMISCIBLE, ठीक है। तो मरकरी एंड वाटर आर इमिसिबल लिक्विड्स। ये इमिसिबल लिक्विड्स होते हैं, मिक्स नहीं होते हैं। जैसे वाटर और मिल्क आपका मिक्स हो जाता है, वैसे ही मिक्स नहीं होता, ये इमिसिबल लिक्विड है। हैंस और एक और रीज़न दे दीजिएगा कि मरकरी इज मोर डेंस देन वाटर, हैंस वी विल यूज सेपरेटिंग फनल। बताइए कोई डाउट है, और ये वाला डायग्राम बना देंगे, ठीक है, कर लीजिए। 10 पार्ट बी, पोटेशियम क्लोराइड दिया है आपको और अमोनियम क्लोराइड। व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ अमोनियम क्लोराइड, NH4Cl, ये अमोनियम क्लोराइड का फॉर्मूला है, और पोटेशियम क्लोराइड इज KCl। देखिए हमने क्लास में क्या पढ़ा हुआ है, हमने अमोनियम क्लोराइड का सेपरेशन पढ़ा है कॉमन सॉल्ट के साथ, याद है आपको। तो कॉमन सॉल्ट क्या होता था, NaCl, ठीक है। तो अमोनियम क्लोराइड का हमने सेपरेशन पढ़ा है कॉमन सॉल्ट NaCl, सोडियम क्लोराइड के साथ। अब कुछ नहीं किया उन्होंने, सोडियम क्लोराइड की जगह क्या दे दिया हमको, पोटेशियम क्लोराइड। तो मेथड तो वही होगा, कौन सा, सब्लिमेशन। मतलब कि यहाँ पर ध्यान से चेक करिए, ये जो अमोनियम क्लोराइड है ये वोलाटाइल नेचर का होता है। वोलाटाइल मतलब जिसको आप हल्का सा भी गर्म कर दें तो उसके वेपर बन जाते हैं फटाफट। और आपको तो पता ही है कि एक सब्लिमेट कंपाउंड है ना अमोनियम क्लोराइड। अमोनियम क्लोराइड को अगर हम हल्का सा भी हीट करें तो वो सीधे उसके वेपर बन जाते हैं, यानी कि सॉलिड से सीधे गैसियस स्टेट में चला जाता है, ये बात आपको पता है। लेकिन जैसे NaCl जो होता है, जो कॉमन सॉल्ट होता है, जो आप खाने में डाल के खाते हो, वाइट कलर का जो होता है ना, तो सोडियम क्लोराइड को आप गर्म करिए हल्का सा तो उसके तो वेपर नहीं बनते, यानी कि नॉन वोलेटाइल है। तो ये क्या है, नॉन वोलेटाइल। नॉन वोलेटाइल का मतलब है आप अगर उसको हीट करोगे तो जल्दी से उसके वेपर नहीं बनते। जल्दी से क्या, चाहे जितना आप हीट कर लो, ठीक है, पहले तो ये मेल्ट करता है बहुत हाई टेम्परेचर पे, उसके बाद ये इसके वेपर बनेंगे, वो अलग की बात है, बहुत हाई टेम्परेचर पे बनेगा वो तो ये कैसा है, ये है आपका नॉन वोलाटाइल। तो याद रखिए जब भी आपके पास नॉन वोलाटाइल हो और एक वोलाटाइल हो, तो वोलाटाइल और नॉन वोलाटाइल का जो मिक्सचर होता है उसको हम सब्लिमेशन से सेपरेट करते हैं, ये बात पता है। तो यहाँ पर देखिए अब हमारे पास NaCl यानी कि सोडियम क्लोराइड की जगह क्या दिया है, पोटेशियम क्लोराइड। तो ये कैसा हो गया पोटेशियम क्लोराइड आपका, नॉन वोलाटाइल, और अमोनियम क्लोराइड कैसा हो गया आपका, वोलाटाइल।
क्या करते थे याद करिए, दोनों का मिक्सचर लेंगे तो यहाँ पर हम लेंगे पोटेशियम क्लोराइड का फॉर्मूला हो जाएगा KCl, तो KCl और NH, आपको फॉर्मूला याद कर लो तो बहुत अच्छी बात है, तो याद तो करना ही है क्लास 10th में, इसीलिए मैं लिख देता हूँ, ठीक है, पढ़ाते टाइम भी मैंने आपको बताया हुआ है। तो दोनों का हमने यहाँ पर मिक्सचर ले लिया और नीचे बर्नर से हम इसको हीट करते हैं, बट हम इसको डायरेक्ट हीट नहीं करते हैं, हम वायर गेज लगा देते हैं यहाँ पर एक, ठीक है। ये क्लास में हमने बताया, बच्चों प्लीज़ क्लास कर लीजिए, यहाँ तो मैं बहुत शॉर्ट में बता रहा हूँ। तो होता क्या है कि जब अमोनियम क्लोराइड, ये मिक्सचर है ना, मिक्सचर में तो दोनों मौजूद हैं, कौन कौन, पोटेशियम क्लोराइड और अमोनियम क्लोराइड। तो अमोनियम क्लोराइड के पार्टिकल्स को जब हीट मिलती तो वो सीधे उसके वेपर बनने लगते हैं, वाइट कलर के वेपर होते हैं अमोनियम क्लोराइड के, ठीक है। तो ये वाइट कलर के वेपर होते हैं और ये यहाँ पे कॉटन लगा देते हैं हम ऊपर, ताकि ये जो अमोनियम क्लोराइड के वेपर हैं कहीं बाहर ना निकल जाए, क्योंकि अगर बाहर निकल जाएंगे तो आपको अमोनियम क्लोराइड मिलेगा कहाँ से, अंदर, है ना। तो यहाँ हमने कॉटन लगा दिया है, तो जैसे ही अमोनियम क्लोराइड के पार्टिकल्स ये वेपर के फॉर्म में आते हैं, ये जो हमने फनल उल्टा करके इस पे रखा हुआ है, ठीक है, इन्वर्टेड ग्लास फनल जो रखा हुआ है, इसके वॉल से टकराते हैं अमोनियम क्लोराइड के मॉलिक्यूल और टकरा के ठंडे हो जाते हैं, ठीक है भाई। अभी उसके पास काइनेटिक एनर्जी, जैसे आएगा टकराएगा तो अपनी एनर्जी लूज कर देगा, उसकी काइनेटिक एनर्जी खत्म हो जाएगी, तो वो ठंडा हो जाएगा। धीरे धीरे ठंडा होगा तो आपस में वो मतलब अमोनियम क्लोराइड का एक मॉलिक्यूल दूसरे के साथ, दूसरा तीसरे के साथ इस तरीके से कंबाइन होकर वो वहाँ पर एक सॉलिड बनाने लगते हैं। तो आपको यहाँ पर वाइट कलर का सॉलिड दिखाई पड़ेगा, जिसको कि ये इन्वर्टेड फनल आपने रखा है, ठीक है। इसको आप उठाइए और कुछ ले लीजिए आप स्पैचुला, अगर उससे इसे खरोच के बाहर निकाल सकते हो आप उसको वापस, या आप इस फनल में पानी डाल के अमोनियम क्लोराइड का सॉल्यूशन बना के फिर उसको वेपराइजेशन करा के आप अलग कर सकते हो, तो वो सब तरीका अलग है, ठीक है। मोटी मोटी बात यह है कि अमोनियम क्लोराइड यहाँ वॉल्स पे आ जाएगा और यहाँ पर आपके पास क्या बचेगा, पोटेशियम क्लोराइड। तो इस मेथड को हम क्या बोलते हैं, सब्लिमेशन बोलते हैं। जिनको नहीं क्लियर है, अच्छे से डायग्राम बनाना नहीं आता है, क्लास करें प्लीज़। तो आंसर है इसका सब्लिमेशन, और हमने थोड़ा सा रीजन भी बता दिया कि अमोनियम क्लोराइड इज अ सब्लिमेटिंग कंपाउंड एंड कैन बी सेपरेटेड फ्रॉम द मिक्सचर थ्रू सब्लिमेशन। ओके, कोई डाउट है बताइए, नोट कर लीजिए। फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 10 का पार्ट सी देखिए, कॉमन सॉल्ट है, कॉमन सॉल्ट वही नमक NaCl, सोडियम क्लोराइड, ओके, वाटर है और सैंड है, तीनों का मिक्सचर है। अब आपको देखिए ध्यान से समझिए जरा, ये जो कॉमन सॉल्ट है ये तो वाटर में अच्छे से मिक्स हो गया होगा, आपको पता है, और होमोजीनियस मिक्सचर बन गया होगा, और सैंड जो है वो अलग हो गया होगा। तो इसके दो आंसर हैं, देखिए पहला क्या है और दूसरा क्या है। पहला क्या है, हमने क्या किया, चाहे आप ये आंसर लिखो चाहे आप ये आंसर लिखो, पहले हमने क्या किया, इसको फिल्ट्रेशन कर दिया। इसका फिल्ट्रेशन जब करोगे तो क्या करोगे बताओ, फिल्ट्रेशन कैसे करते हो। मान लो ये फ्लास्क है ना, और आपके पास यहाँ पर फिल्टर पेपर है, फिल्टर पेपर में आपने सॉल्यूशन डाला, बताओ इस सॉल्यूशन में क्या क्या है बोलो। इसमें है कॉमन सॉल्ट और वाटर और सैंड, ठीक है। लेकिन ये कॉमन सॉल्ट जो है वो वाटर में अच्छे से मिक्स हो गया, होमोजीनियस मिक्सचर है। तो ये जो फिल्टर पेपर है, इस फिल्टर पेपर पे ऊपर क्या रह जाएगा बताओ, ऊपर सैंड रह जाएगा, ठीक है। ये सैंड रेसिड्यू हो जाएगा, ऊपर बच जाएगा, और नीचे क्या चला जाएगा, नीचे आपका सॉल्ट सॉल्यूशन, यानी कि सॉल्ट प्लस वाटर, ठीक है ना, कॉमन सॉल्ट और प्लस वाटर आ गया। तो ये सैंड तो अलग हो गया, इसको आप क्या करो, इवेपोरेट कर दो, मतलब सैंड को ले आके रख दो कहीं पे, इस फिल्टर पेपर को रख दो। तो सैंड में जो भी अभी भी वाटर के पार्टिकल लग के उसको गीला करके जो रखा हुआ है, तो वो वाटर के पार्टिकल्स इवेपोरेट होके अपने आप हट जाएंगे, ठीक है। तो सैंड आपको यहाँ पे एक ड्राई सैंड मिल जाएगा, ठीक है। तो ये हो गया आपका क्या, ड्राई सैंड, ठीक है। इसीलिए हमने यहाँ पर क्या लिखा है, फिल्ट्रेशन फॉलोड बाय इवेपोरेशन। अब नीचे ये जो आपके पास सॉल्ट सॉल्यूशन बचा हुआ है, ठीक है, तो इस सॉल्ट सॉल्यूशन का हम क्या करेंगे बताइए, इस सॉल्ट सॉल्यूशन को हम इसका हम डिस्टिलेशन कर देते हैं, ठीक है। डिस्टिलेशन प्रोसेस आपको याद है, थोड़ा सा मैं याद दिला देता हूँ। मैं बार बार कह रहा हूँ कि जिन बच्चों को कॉन्सेप्ट नहीं क्लियर है बच्चों, जाके पहले क्लास करिए। डिस्टिलेशन में क्या होता था देखिए, डिस्टिलेशन में हम यहाँ पे सॉल्यूशन ले लेंगे, पूरा तो एपरेटस में यहाँ पे बनाऊंगा नहीं, पर फिर भी आपको समझाने के लिए यहाँ पे हमने क्या ले लिया, सॉल्ट सॉल्यूशन ले लिया, और यहाँ पे कुछ ऐसा एक एपरेटस होता था, याद है आपको, ठीक है। और यहाँ एक तरफ से कोल्ड वाटर आता था और एक तरफ से हॉट वाटर निकलता था। तो यहाँ से हम ठंडा पानी डालते हैं, तो ये जो कंडेंसर होता है जो इसको कंडेंस करता है, मतलब पहले आप इसको बर्नर से गर्म करिए, जब आप इसको बर्नर से गर्म करोगे तो क्या होगा, ध्यान चेक करिए, वाटर के वेपर बनने लगेंगे। तो वाटर के वेपर इधर जाएंगे और कंडेंसर में यहाँ से कोल्ड वाटर आ रहा है, तो कोल्ड वाटर क्या करेगा, वाटर वेपर को लिक्विड में चेंज कर देगा, और इस लिक्विड को यहाँ कहीं हम कलेक्ट कर लेते हैं, ठीक है ना। और यहाँ पर क्या बच जाएगा, सॉल्ट बच जाएगा। बात समझ में आई कि नहीं। लेकिन हमको क्या करना है, हमको ऐसा नहीं कि लगातार इसको गर्म करते रहना है। जब लास्ट में हमको दिखने लगे कि थोड़ा सा सॉल्ट बचा हुआ है, दिखने तो लगेगा ही ना, वाइट कलर का, क्योंकि सारा पानी तो यहाँ पे आ गया लगभग। तो ऐसा नहीं कि जब इसमें थोड़ा सा
पानी बचा हुआ है तब भी आप उसको गर्म ही करे जा रहे हो। अगर आप गर्म कर दोगे तो सॉल्ट डिकम्पोज भी हो सकता है ना। वैसे तो ये कॉमन सॉल्ट है, ये जल्दी डिकम्पोज नहीं होता है, वो अलग बात है। लेकिन कोई और सॉल्ट अगर दिया हो तो कॉमन सॉल्ट डिकम्पोज नहीं होगा। कॉमन सॉल्ट तो पहले मेल्ट होता है, उसके बाद, समझ रहे हो ना बात को। तो कॉमन सॉल्ट है, मान लो कॉमन सॉल्ट की जगह कोई और सॉल्ट दिया हो, जैसे मैग्नीशियम कार्बोनेट दिया हो या कॉपर सल्फेट दिया हो, कोई और सॉल्ट दिया हो तो डिकम्पोज हो जाएगा। तो बहुत ध्यान रखना है, जब आप एंड पॉइंट पे पहुंचो तो बर्नर ऑफ कर दो, ठीक है। बर्नर आप ऑफ कर दें। क्यों बर्नर ऑफ कर दें? थोड़ा सा पानी बचा हुआ है, बचा रहने दीजिए उसको। अब क्या करें? तो सर ये वाला फ्लास्क निकाल के बाहर रख दीजिए और छोड़ दीजिए, इवेपोरेट हो जाएगा। बचा हुआ पानी अपने आप इवेपोरेट हो जाएगा और आपको यहाँ पर सॉल्ट मिल जाएगा। बात समझ में आएगी नहीं आएगी? ठीक है, इसलिए हमने आंसर में क्या लिखा हुआ है? हमने लिखा है फिल्ट्रेशन फॉलोड बाय इवेपोरेशन, या फिर आप ये देखिए जो सेकेंड वाला लिखा हुआ है, ठीक है, फॉलोड बाय इवेपोरेशन और डिस्टिलेशन भी आप कर सकते हो यहाँ पर, ठीक है। और यहाँ पर देखिए ज़रा, ये सेंट्रीफ्यूगेशन फॉलोड बाय इवेपोरेशन, ठीक है। तो सेंट्रीफ्यूगेशन में क्या करते थे, याद करिए, हम टेस्ट सेंट्रीफ्यूग पढ़ाया ना मैंने क्लास में। सेंट्रीफ्यूगेशन में क्या होगा? सॉल्यूशन को सेंट्रीफ्यूगल मशीन जो आती है उसमें रख देंगे। तो ये सेंट्रीफ्यूगल मशीन होती है, ये देखिए ऐसी, है ना, ऐसी होती थी, याद है। इसमें हमने सॉल्यूशन को डाला और ये टेस्ट ट्यूब जैसे इसमें सिस्टम लगे होते हैं और ये बहुत ही हाई फोर्स के साथ घूमेगा। और जब हाई फोर्स के साथ घूमेगा तो बाहर की डायरेक्शन में एक सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लगता है और सेंट्रीफ्यूगल के फोर्स के कारण जो हैवी आपका ऑब्जेक्ट होगा, हैवी ऑब्जेक्ट तो नहीं बोलेंगे हम, मतलब जो भी मिक्सचर में हैवी सब्सटेंस होगा, यहाँ पर क्या है, सैंड, वो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स की हेल्प से बाहर आ जाएगा, ठीक है। तो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स की हेल्प से सैंड यहाँ आ जाएगा, यहाँ आ जाएगा, यहाँ आ जाएगा सैंड। अब इसको धीरे से मशीन को जब रोकेंगे तो आपको कुछ ऐसा दिखाई पड़ेगा। कैसा? बस मैं एक टेस्ट ट्यूब से आपको समझा रहा हूँ। यहाँ सैंड आ गया और यहाँ क्या होगा? वाटर प्लस सॉल्ट, मतलब सॉल्ट सॉल्यूशन होगा। अब धीरे से इसको हम बाहर निकाल लेंगे और यहाँ सैंड बच जाएगा और जो सॉल्यूशन निकलेगा यहाँ पर उसको हम उसका डिस्टिलेशन कर लेंगे, ठीक है। बात समझ में आएगी नहीं आई? ठीक है, तो इस तरीके से हम इसको करेंगे। नाउ डी पार्ट देखिए, कैरोसिन ऑयल है, वाटर और सॉल्ट है, ठीक। तो देखिए एक बात बताऊँ मैं आपको, वाटर और सॉल्ट का सॉल्यूशन मतलब समझो जरा, क्या किया, पानी लिया, पानी में थोड़ा सा नमक डाला, अरे कॉमन सॉल्ट ले लो, नमक डाल दिया और कैरोसिन ऑयल डाल दिया, मिक्स कर दिया, बताओ क्या होगा? एक बार बताऊँ, वाटर तो वैसे ही कैरोसिन ऑयल से डेंस होता है और जब आपने उसमें नमक मिला दिया तो उसकी डेंसिटी और बढ़ जाएगी। बात समझ में आएगी नहीं आएगी? तो इसका मतलब जब आप ऐसे इसको स्टिर करोगे, हिलाओगे और देखोगे तो आपको ध्यान से दो सेपरेट लेयर दिखाई पड़ेंगी। ऊपर आपको कैरोसिन ऑयल दिखाई पड़ेगा और नीचे वाटर। तो बताइए, 2 इमिसिबल लिक्विड्स हो जाएंगे ना। एक तो वाटर का जो सॉल्ट सॉल्यूशन है वो आपको नीचे दिखाई पड़ेगा और ऊपर कैरोसिन ऑयल दिखाई पड़ेगा। कैरोसिन ऑयल की डेंसिटी जो है कम होगी, किससे कम होगी? वाटर सॉल्ट सॉल्यूशन से। ओके, वाटर के जो सॉल्ट सॉल्यूशन बनाया, वाटर की हेल्प, मतलब सॉल्ट और वाटर की हेल्प से जो हमने सॉल्ट सॉल्यूशन बनाया है उससे। तो कैरोसिन ऑयल आपको ऊपर मिलेगा और वाटर का जो सॉल्ट का जो एक्वस सॉल्यूशन है, एक्वस सॉल्यूशन मतलब वाटर के साथ मिलाया गया जो सॉल्यूशन है, बनाया गया जो सॉल्यूशन है, वो आपको नीचे मिलेगा, ठीक। तो इमिसिबल लिक्विड है। तो बताओ इमिसिबल लिक्विड है तो क्या करेंगे बताओ? सेपरेटिंग फनल। तो स्टेप नंबर 1, सेपरेटिंग फनल से पहले हम क्या करेंगे? हम जो सॉल्ट सॉल्यूशन है और कैरोसिन ऑयल को हम सेपरेट कर लेंगे। कैरोसिन ऑयल आपको कहाँ मिल जाएगा बताइए? ऊपर फनल में, और जो सॉल्ट सॉल्यूशन है वो नीचे बीकर में मिल जाएगा। मिल गया? तो यही बात हमने यहाँ पर लिखी है, देखिए, सेपरेशन बाय यूजिंग सेपरेटिंग फनल टू सेपरेट व्हाट? कैरोसिन ऑयल। अब आगे हमने लिखा है फॉलोड बाय इवेपोरेशन और डिस्टिलेशन। मतलब समझो जरा, ऊपर ये जो आपका सेपरेटिंग फनल था इसमें क्या है बताओ? कैरोसिन ऑयल। और नीचे जो फ्लास्क था आपका उसमें क्या है? सॉल्ट सॉल्यूशन, मतलब सॉल्ट प्लस वाटर, है ना, ठीक है। अब क्या करेंगे? ये जो बीकर में सॉल्ट सॉल्यूशन है, या तो इसको इवेपोरेशन कर दो और या तो इसका डिस्टिलेशन कर दो। देखिए हमने क्या लिखा है? इवेपोरेशन और डिस्टिलेशन, फॉलोड बाय इवेपोरेशन और डिस्टिलेशन। ऐसा हमने क्यों लिखा है? देखिए, इवेपोरेशन एक लेंदी प्रोसेस होता है, मतलब टाइम टेकिंग प्रोसेस होता है। अगर आप इसको इवेपोरेट होने के लिए छोड़ दोगे तो काफ़ी टाइम लेगा। वाटर के पार्टिकल धीरे धीरे 3-4 दिन में इवेपोरेट होके, क्योंकि इवेपोरेशन सरफेस फिनोमेना होता है, आपने चैप्टर नंबर 1 में पढ़ा है। तो जो लेयर है सरफेस की, मतलब सरफेस पे जो लेयर है, एक लेयर पहले इवेपोरेट होगी, फिर दूसरी, तीसरी, इस तरीके से करते करते काफ़ी दिन लगेंगे और सॉल्ट नीचे बच जाएगा। बात समझ में आई? तो ये हो जाएगा। और डिस्टिलेशन तो मुझे एकदम बेस्ट लग रहा है, बिकॉज डिस्टिलेशन में आपके पास पूरा एपरेटस होता है, और जब पूरा एपरेटस होता है डिस्टिलेशन में भी हमने आपको दिखाया था, तो आपको वाटर बिल्कुल अलग फ्लास्क में इधर मिल जाता है। ठंडा होने के बाद जब वाटर वेपर बनते हैं, है ना, उसको आप कूल करते हो, जब वो कंडेंसर से पास होता है कोल्ड वाटर सेंड करके,
तो यहाँ पर आपको वाटर बिल्कुल सेपरेट मिल जाएगा। और फिर से वही ध्यान रखना है कि आपको क्या करना है, लास्ट में बर्नर को बंद कर देना, नहीं तो ये जो सॉल्ट है वो डिकम्पोज भी हो सकता है। अगर हल्का फुल्का सॉल्ट होगा ये, अगर कॉमन सॉल्ट तो वैसे बहुत ही मजबूत होता है, वो आयनिक बॉन्ड होता है उसमें सोडियम क्लोराइड में, वो आप आगे क्लास 10th में पढ़ोगे, वो डिकम्पोज नहीं होता जल्दी। लेकिन कोई और सॉल्ट होगा तो डिकम्पोज भी हो सकता है, इसलिए फाइनली बर्नर को बंद कर देंगे और लास्ट में जो बचा कुचा एक्वस सॉल्यूशन होगा, एक्वस सॉल्यूशन मतलब पानी प्लस सॉल्ट, उसको हम इवेपोरेट होने के लिए थोड़ी देर के लिए एक दो दिन क्या 4-5 घंटे में हो जाएगा, उसके लिए छोड़ देंगे। कोई डाउट बताइए। तो इस तरीके से हमको सिंपली यहाँ पे आंसर करना था, तो हमने आंसर कर दिया। ओके, तो ये क्वेश्चन नंबर 10 स्टूडेंट्स कंप्लीट हो गया है। क्वेश्चन नंबर 11 एंड स्क्रीन पे आ रहा होगा। ओके, तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए। ऑल द बेस्ट। और जाते रहते कमेंट सेक्शन में दिए गए लिंक को चेक करना ना भूलें।